हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या फिर आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हों। आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, तो भी आपको इस पैसिव वॉइस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। तो आज के इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जिस तरीके से हमने हाई स्कूल इंटर में पढ़े हैं। आज हम इस वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से, एक ट्रिकी मेथड से इस पैसिव वॉइस को सीखेंगे। तो आज हमें इस वीडियो में सिर्फ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना ही नहीं सीखना है, बल्कि हिंदी के किसी पैसिव वॉइस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हमें ये देखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टोरी बनाना चाहते हैं, स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पैसिव वॉइस आने बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर देखा जाता है बच्चे पैसिव वॉइस पढ़ते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना ही सीखते हैं। किसी हिंदी सेंटेंस को जो कि पैसिव का हो, उसे अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, नहीं कर पाते, क्योंकि हमने किसी भी सेंटेंस की जो एक्टिव से पैसिव बनता है सिर्फ अंग्रेजी टू इंग्लिश ही ट्रांसलेट की है, लेकिन किसी पैसिव वॉइस सेंटेंस को हिंदी की पहचान क्या है, हमने उसे कभी भी नहीं पढ़ा। तो डोंट वरी, आज हम पैसिव वॉइस को हिंदी से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस, यानी जो पैसिव वॉइस है, जैसे हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर पहचान होती है। तो जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हिंदी में एक कॉमन पहचान है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा जो सेंटेंस दिया गया है वो एक्टिव का है या पैसिव का है। हिंदी के हर सेंटेंस में जो कि पैसिव का होगा, उसमें जा शब्द दिया होगा। कहीं कहीं पर गा भी आता है। ज़्यादातर जो पास्ट के सेंटेंसेस हैं, उनमें गा शब्द को भी देखा जाता है। तो जब किसी सेंटेंस में जा या गा किसी भी सेंटेंस या टेंस की पहचान के साथ में जोड़कर आता है, जिसका अर्थ जाना नहीं होता है, यानी कि गो जिसका अर्थ नहीं होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। तो ये तो हमने पहचान लिया इसकी पहचान के आधार पर। और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, उसकी जो शुरुआत है हमेशा ऑब्जेक्ट से होती है, यानी कि कर्म से। यानी उस सेंटेंस में, जो हिंदी का अगर सेंटेंस कोई पैसिव वॉइस में दिया गया है, तो उस सेंटेंस में कर्ता नहीं दिया होगा, यानी कि काम को करने वाला नहीं होगा। अगर कभी दिया भी गया है तो वह के द्वारा या से द्वारा करके कर्ता को दिया जाता है। और ये जो से या द्वारा शब्द दिया गया है, ये ज़्यादातर वाक्य के बीच में या लास्ट में आता है। कभी कभी वाक्य की शुरुआत सबसे पहले, यानी कि सब्जेक्ट से ही हो जाती है। तो ये थी हिंदी की पहचान। अब हमें देखना है कि इंग्लिश में अगर कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस दिया गया है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव दिया गया है या पैसिव दिया गया है। तो सबसे पहले वाक्य में जो शुरुआत में जो पहला शब्द दिया गया, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, वह अगर किसी उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, उस सेंटेंस के काम को कर रहा है, वह नाउन या प्रोनाउन, तो वह एक्टिव है। लेकिन अगर जो नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की स्थान पर शब्द रखा है, अगर वह उस काम को नहीं कर रहा है, बल्कि उस सेंटेंस में हो रहे काम का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो वह पैसिव वॉइस होगा। जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल देखते हैं, उसे पीटा गया। तो हम इस सेंटेंस में देखें, उसे पीटा गया, तो इसमें जो उसे दिया गया है, उसे शब्द, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो इस सेंटेंस में जो काम हुआ है पीटने का, वो उसने नहीं किया है, बल्कि क्या है, किसी दूसरे ने किया है। लेकिन उस पीटने का जो प्रभाव है वो उस पर पड़ रहा है, यानी कि उसे पीटा गया है। उसने नहीं पीटा है, बल्कि उसे पीट दिया गया है। तो इसे हम इंग्लिश में देखते हैं, ही वॉज बीटन। तो ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया है, यानी कि उसे पीटा गया। अब हम देखते हैं कुछ जो
जितनी भी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें उनसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो जो सबसे पहली है इज, एम आर, वॉज वर, विल बी या शैल बी। अगर इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, इज, एम आर, वॉज वर या विल बी शैल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा। लेकिन अगर इन्हीं सारी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा दी जाती है, यानी इज, एम आर, वॉज वर या विल बी शैल बी के साथ में अगर आईएनजी लगा दी गई तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा। वहीं हम दूसरा देखते हैं, अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग जुड़ा है तो उसके साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो वह सेंटेंस भी पैसिव वॉइस होगा। यानी बीइंग जुड़ा है, हेल्पिंग वर्ब एक कोई और हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसके साथ में बीइंग जुड़ा है, फिर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो वह पैसिव वॉइस होगा। लेकिन अगर वहीं किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग ना जुड़कर डायरेक्ट अगर आईएनजी फॉर्म लगी है तो एक्टिव वॉइस होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ आईएनजी फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस। तो वहीं अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन जुड़ा है, बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो पैसिव वॉइस। लेकिन अगर वहीं बीन न जुड़कर हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो एक्टिव वॉइस होगा। यानी इसे हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। पैसिव वॉइस का कोई सा भी सेंटेंस दिया गया हो उसमें बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी। कैसा भी सेंटेंस दिया गया हो, अगर बी खुद नहीं तो बी के बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि इज है, बी का ही रूप है, एम है, बी का ही रूप है, आर है, बी का ही रूप है। इसी की पास्ट फॉर्म वॉज या वर है, ये भी बी का रूप है। तो इज, एम आर, वॉज, वर ये सारे बी के रूप हैं। अगर इज, एम आर, वॉज, वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। लेकिन अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल के साथ में फिर बी दिया गया, फिर उस बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो भी आए पैसिव वॉइस है। अगर बीन दिया गया है यानी बी की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह सकते हैं हम, बीन होती है वो भी पैसिव वॉइस है। अगर बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो भी पैसिव वॉइस है। यानी अगर बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। अंग्रेजी में हमें इस तरीके से पहचानना है और हिंदी में पहचानना है हमें जा शब्द से, जा या गा अगर शब्द दिया गया है और बाकी की शुरुआत कर्म से है यानी कि ऑब्जेक्ट से है तो वह पैसिव वॉइस होगा। अब हम देखते हैं इन सभी सेंटेंस को टेंस के हिसाब से, यानी कि जैसे कि पहला सेंटेंस आता है इंडेफिनिट। हम सारे के सारे इंडेफिनिट को एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है, जो सहायक क्रिया है एक्टिव की, वो हम जानते हैं, यानी कि डू या डज के साथ में यस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है हिंदी में दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इंग्लिश में डू या डज के साथ में डू या डज या एस या ईएस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर इसी पहचान में ता है, ती है, ते है में जोड़ दिया जाए जा शब्द, यानी कि जाता है, जाती है, जाते हैं, तो ये पैसिव वॉइस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें ये जो जाता है, इस जाता का मतलब जाना नहीं है, यानी कि इसकी हमें अंग्रेजी गो नहीं लगानी है। यानी जब किसी शब्द में जा शब्द दिया गया हो, जाता दिया गया हो और उसका जो मतलब है वो गो ना हो यानी कि जाना ना हो तो वो पैसिव वॉइस है। ये हिंदी में पहचान हो गई। अंग्रेजी में इज, एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे पीछे हमने बताया था कि इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वह पैसिव वॉइस होगा। तो अगर डू या डज के साथ में डू या डज, यस या ईएस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, इसे अगर हमें पैसिव में बनाना है तो हमें इज, एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन अगर कोई सेंटेंस हिंदी का दिया गया है तो उसे हमें पैसिव में कैसे बनाना है, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है हमारा माँ खाना बनाती है, तो ये सेंटेंस हमें पहचानना है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है जा शब्द कि जो पहला सेंटेंस दिया गया है माँ खाना बनाती है, इसमें जा दिया गया है, माँ खाना बनाती है, इसमें जा नहीं दिया गया बल्कि सिर्फ ती दिया गया, ती है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, इसमें जा शब्द नहीं दिया गया है। दूसरा देखें
कि इस सेंटेंस में जो काम हुआ है वो खाना बनाने का हुआ है और खाना बनाने वाला इस सेंटेंस में मौजूद है, यानी खाना बनाने वाली माँ है, माँ खाना बनाती है। अगर इसमें माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है इस तरीके से दिया होता तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है, लेकिन इसमें क्या है, माँ खाना बनाती है। इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में बदलें, खाना बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं जा शब्द दिया गया है, ताहे तीहे तीहे के साथ में जा शब्द जोड़ दिया, यानी कि जाता है, खाना बनाया जाता है। तो ये जो खाना शब्द दिया गया है, ये खाना इस वाक्य में होने वाले काम को नहीं कर रहा, बल्कि इस वाक्य में होने वाले काम का प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। तो ये खाना ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। तो इसे हमें बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। पहले हम पहला वाला देखते हैं, मदर कुक्स फूड, माँ खाना बनाती है। उसके बाद जो पैसिव वॉइस है, फूड इज कुक्ड, खाना बनाया जाता है। अगर इसी सेंटेंस में खाना बनाया जाता है में जोड़ दिया जाए, खाना मेरे लिए बनाया जाता है, खाना मेरे लिए बनाया जाता है, तो भी ये पैसिव वॉइस ही होगा। तो बनेगा फूड इज कुक्ड फॉर मी। अगर इसमें कर दिया जाए खाना माँ के द्वारा बनाया जाता है या माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है, यानी कि माँ के द्वारा सबसे पहले लगा दें, बीच में लगा दें, बाद में लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वाक्य में जा शब्द दिया गया है और उसकी शुरुआत में उसका जो ऑब्जेक्ट है उस पर उस कार्य का प्रभाव पड़े और जो कर्ता दिया है वो से या द्वारा के साथ में दिया गया है, तो वो पैसिव वॉइस होगा। तो सेंटेंस बनेगा फूड इज कुक्ड फॉर मी बाई मदर, यानी फूड इज कुक्ड फॉर मी बाई मदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। ये सेंटेंस दिया गया है कि वहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं जा शब्द दिया गया है, जाती है, तो इस सेंटेंस में जा शब्द का मतलब जाना नहीं है, ये यानी कि ये पैसिव वॉइस की पहचान है। या दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में कर्ता मौजूद नहीं है, वहाँ मैथ पढ़ाई जाती है, कौन मैथ पढ़ाता है पता नहीं, यानी कि इसमें कर्ता नहीं है। तो जब कर्ता नहीं है तो वह पैसिव वॉइस है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, मैथ इज टॉट देयर, यानी कि मैथ वहाँ पढ़ाई जाती है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसकी दुकान पर पुराने फ़ोन खरीदे जाते हैं, उसकी दुकान पर पुराने फ़ोन खरीदे जाते हैं। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं जाते हैं, यानी जा शब्द दिया गया है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। इस सेंटेंस में जो काम है वो फ़ोन खरीदने का हो रहा है, लेकिन जो खरीदने वाला है वो मौजूद नहीं है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे हम, ओल्ड फोन्स आर परचेज्ड ऑन हिज शॉप, यानी उसके दुकान पर पुराने फ़ोन खरीदे जाते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़े एक्टिव से पैसे में बदलने की, तो उसे हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। इसे कि हमने जो पहला सेंटेंस लिया था, मदर कुक्स फूड, तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे मदर कुक्स फूड, इसे पैसे में बनाएंगे तो हम एक क्रॉस लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट को हमें लास्ट में पहुंचाना है ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को हमें सबसे पहले लाना है सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी मदर कुक्स फूड। उस फूड को हमें जब हम एक्टिव से पैसे में बदलेंगे तो इस फूड को हमें उठा के सबसे आगे लाना है, यानी कि फूड बनेगा। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस है उसमें अगर कोई सेंटेंस सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव दिया गया है, तो हमें उसमें साइक्रिया नहीं लगानी होती। लेकिन जब हम उसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, कोई सा भी सेंटेंस दिया गया हो, हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो फूड के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान में रखते हुए। तो फूड सिंगुलर है तो फूड इज। अब कुक्ड, कुक को हमें करना है थर्ड फॉर्म में, तो फूड इज कुक्ड। अब ये बचा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि मदर, तो मदर को हमें लास्ट में पहुंचाना है, लेकिन एक शब्द जोड़ते हुए बाई मदर, यानी अब ये जो सेंटेंस है ये बनकर तैयार होगा, फूड इज कुक्ड बाई मदर, माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है या खाना माँ के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, वह मुझे गणित पढ़ाता है। ये हिंदी का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, वह मुझे गणित पढ़ाता है। इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो बनेगा, ही टीच मी मैथमेटिक्स। तो अब ये ही टीच मी मैथमेटिक्स, इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये बनेगा,
आई एम टॉट मैथमेटिक्स बाय हिम। आई एम टॉट मैथमेटिक्स बाय हिम। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, पहला है आई और दूसरा है मैथमेटिक्स। तो जब भी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों और उस उन ऑब्जेक्ट्स में से एक प्रोनाउन दिया गया हो और दूसरा कोई नाउन वगैरह दिया गया हो, तो हमें पहले प्रोनाउन को उठाकर आगे लाना है। यानी कि इसमें जो मुझे है, आई है, इसे हमें उठाकर आगे लाना है। बाकी की शुरुआत हमें आई से करनी है। आई एम टॉट मैथमेटिक्स बाय हिम। इस रूल को हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं तब कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम आगे उठाकर कौन सा ऑब्जेक्ट लें। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे तो उसमें मोस्टली एक प्रोनाउन दिया होगा, तो आपको उस प्रोनाउन को उठाकर आगे लाना है। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो जो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब है यानी एक्टिव में वो लगती है डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब नेगेटिव बनता है तब डिड लगती है। जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी होती है। इसकी जो पहचान है वो ताथा तीथी तेथे होती है और साथ में अ ई ए, यानी पास्ट में ज़्यादातर सबकी डबल पहचान बन जाती हैं। एक तो ताथा तीथी तेथे पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा अ ई ए। और ज़्यादातर जो पास्ट इंडेफिनिट हैं के सेंटेंसेस हैं वो आ ई ए के साथ में साउंड करते हैं। आ ई ए के साथ में ही ज़्यादा सेंटेंस बोले जाते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, यानी जो उनकी जो पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगी वॉज या वर। जब डिड दिया गया है तो उसकी जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया बनेगी वो वॉज वर्ब बनेगी। ये वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहनी है। अब इसमें जो पहचान है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की हिंदी की जो पहचान बनेगी वो बनेगी जाता था, जाती थी, जाते थे। पहली वाली की जाता था, जाती थी, जाते थे और दूसरे वाले में गया, गई, गए। ये जो ग शब्द है ये पास्ट में ही ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि पास्ट में डबल पहचान बन जाती है। तो इसलिए गया, गया, गई, गए या जाता था, जाती थी, जाते थे के साथ में सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो इन सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, अगर कोई एक्टिव का सेंटेंस दिया गया है, जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, अध्यापक ने इंग्लिश पढ़ाई। अध्यापक ने इंग्लिश पढ़ाई। तो इस सेंटेंस में इंग्लिश को पढ़ाने का काम हुआ है। इंग्लिश को पढ़ाया किसने है? अध्यापक ने, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो अध्यापक है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस है। अध्यापक ने इंग्लिश पढ़ाई। तो ये सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाएंगे, द टीचर टॉट इंग्लिश। अध्यापक ने इंग्लिश पढ़ाई। इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में देखें, अध्यापक ने इंग्लिश बनाई, इसी का अगर पैसिव वॉइस होगा तो अंग्रेजी पढ़ाई गई, यानी कि इंग्लिश पढ़ाई गई। तो इसमें जो ग शब्द दिया गया है ई के साथ में गई, तो इससे हमें पता लग रहा है ये पैसिव वॉइस दिया गया है। या फिर हम देख सकते हैं अंग्रेजी पढ़ाई गई। अंग्रेजी पढ़ाने का काम हुआ है सेंटेंस में, लेकिन जो पढ़ाने वाला है वो मौजूद नहीं है। अगर होगा तो इससे या द्वारा के साथ में दिया होगा। इसे जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा इंग्लिश वॉज टॉट। इंग्लिश पढ़ाई गई, इंग्लिश वॉज टॉट। अब अगर हम बात करें कि हम एक्टिव से पैसिव में बदलें, तो इसी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदल के देखते हैं। यानी जो पहला वाला था, अध्यापक ने इंग्लिश पढ़ाई, यानी द टीचर टॉट इंग्लिश। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में बनाएंगे, हमने जैसे पहले बताया था, हमें क्रॉस करना है। जो ऑब्जेक्ट है उसे उठाकर आगे लाना है, जो सब्जेक्ट है उसे उठाकर पीछे पहुंचाना है। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश को उठाकर आगे लाना है। लगानी है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इंग्लिश वॉज टॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इंग्लिश वॉज टॉट। अब जो सब्जेक्ट है उसे हमें बाई के साथ में पीछे पहुंचाना है, बाई द टीचर। इंग्लिश वॉज टॉट बाय द टीचर। तो इस तरीके से हमें बनाने हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। अब अगर इसके बाद हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की, तो फ्यूचर के हर सेंटेंसेस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो मिलने वाली है विल या शैल। फ्यूचर के हर सेंटेंस में आपको विल या शैल कॉमन मिलेगा, चाहे वो एक्टिव का सेंटेंस हो या फिर पैसिव का सेंटेंस हो। जो विल या शैल है उससे हमें पता लगता है ये वाक्य फ्यूचर का सेंटेंस है।
तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसकी जो पहचान है वह है ग गी गे। ग गी गे फ्यूचर की पहचान है। इसकी जो सहायक क्रिया है वो विल या शैल के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव की पहचान होगी, यानी एक्टिव का सेंटेंस होगा। लेकिन जब जब इसी सेंटेंस में इसी पहचान के साथ में अगर हम जा शब्द जोड़ दें, यानी कि जाएगा, जाएगी, जाएगे, जाएगा, जाएगी, जाएगे, तो यही सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाएगा। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। यानी हमने वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म कर दी, बी के साथ में, विल बी, शैल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी तो वह पैसिव वॉइस बन जाएगा। हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि जो पहला एग्जांपल है, कल अध्यापक एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं जो काम हो रहा है वो एक्टिव पैसिव पढ़ाने का है, यानी कि पढ़ाने का काम चल रहा है, लेकिन जो काम करने वाला है वो मौजूद है, अध्यापक। अध्यापक कल एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे। और इस सेंटेंस में जो आगे लास्ट में जो पहचान दी गई है सिर्फ गा गे दी गई है, इसके साथ में जा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो ये एक्टिव वॉइस है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, द टीचर विल टीच एक्टिव पैसिव टुमारो। द टीचर विल टीच एक्टिव पैसिव टुमारो। अगर हम इसी को पैसिव वॉइस में कर दें कि कल एक्टिव पैसिव पढ़ाए जाएंगे, कल एक्टिव पैसिव पढ़ाए जाएंगे, तो ये पैसिव वॉइस बनेगा कि इसमें गा गे के साथ में जा शब्द दिया गया है, जाएंगे। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, एक्टिव पैसिव विल बी टॉट टुमारो। एक्टिव पैसिव विल बी टॉट टुमारो। अब अगर हम बात करें एक्टिव से पैसिव में बदलने की, तो इसी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदल के देखते हैं कैसे बदलना है। जो सेंटेंस है, द टीचर विल टीच एक्टिव पैसिव टुमारो, तो इसमें हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है, इस सेंटेंस में द टीचर विल टीच एक्टिव पैसिव टुमारो में लास्ट में जो टुमारो शब्द दिया गया है, इसे हमें ऑब्जेक्ट समझकर आगे उठाकर नहीं लाना है। यानी पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमें ऑब्जेक्ट को उठाकर ही आगे लाना है। ये नहीं सोचना है कि जो सबसे लास्ट में दिया गया है उसी को उठाकर हमें आगे लाना है, क्योंकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ईटीसी भी आता है, यानी एटसेट्रा, तो लास्ट में भी आ सकता है, सबसे पहले भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली जो स्ट्रक्चर होता है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट पहुंचता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लास्ट वाले शब्द यानी ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लाना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो शब्द को हम उठाकर आगे ला रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या जिसे हम पीछे ले जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है या नहीं है। तो इस टुमारो को छोड़कर हमें जो दूसरा शब्द है उसे हमें उठाकर आगे लाना है, यानी कि एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव पैसिव को हम उठाकर आगे लाए तो ये सेंटेंस बनेगा, एक्टिव पैसिव विल बी टॉट टुमारो बाय द टीचर। एक्टिव पैसिव विल बी टॉट टुमारो बाय द टीचर। तो इस तरीके से हमें एक्टिव से पैसिव या हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है जो पैसिव के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के तीनों सेंटेंसेस को। तो अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम जो बाकी के बचे हुए एक्टिव पैसिव हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के जो पैसिव वॉइस दिए गए हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।